महाराष्ट्र में महायुति ने एक बार फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। नतीजों में एनडीए को 235 और महाविकास आघाड़ी को 49 सीटें मिली हैं। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं अजित पवार के गुट की आज बैठक हुई, जिसमें अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। बताया जा रहा है कि कल के शपथ ग्रहण में सिर्फ मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम शपथ ले सकते हैं। कैबिनेट में कौन मंत्री होंगे, उनके शपथ ग्रहण और नामों को लेकर अब तक कोई खबर या ऐसा कोई फैसला किया गया है, यह खबर सामने नहीं आई है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में मिले जनादेश को विकासवाद, सुशासन और सच्चे सामाजिक न्याय की जीत बताया है। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला करते हुए पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह से हारा है। विभाजनकारी ताकतों और नकारात्मक राजनीति की पराजय हुई है, परिवारवाद की हार हुई है। महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद आज दिल्ली दौरे पर देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं। इस दौरान वो पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ चुनाव में उम्दा प्रदर्शन किया, बल्कि एक अच्छे बच्चे और अनुशासित सिपाही की तरह बीजेपी नेतृत्व के आदेश पर आंख मूंद कर बगैर कोई शिकायत किए या मुंह फुलाए काम करते आए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस ने मणिपुर मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। इसके अलावा विपक्षी दलों ने उत्तर भारत में प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की मांग की। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और गौरव गोगोई के अलावा टी शिवा, हरसिमरत कौर बादल और अनुप्रिया पटेल शामिल हुए। कई बड़े नाम शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। हर परिवार तक संविधान को लेकर हम जाएंगे। मिलाकर के 42 पॉलिटिकल लीडर्स, 30 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और पार्टी के फ्लोर लीडर का आज पार्टिसिपेशन हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कुछ मांग रखे हैं और बारी बारी से हमने सारा पॉइंट नोट भी किया है। यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया है। शनिवार को उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। उपचुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर जो आरएलडी है उसने चुनाव जीता है। जो रालोद है, माफ कीजिए, राष्ट्रीय लोकदल जो है, उसने आरएलडी ने चुनाव जीता है। वहीं उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने चुनाव में फर्जी वोट डाले जाने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती बीएसपी वाली, उनका यह कहना है। चाहती हूं कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं, तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य
काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। मन की बात का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के 500 से ज्यादा प्रसारण केंद्रों पर किया गया। वहीं बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी मन की बात कार्यक्रम को अलग अलग जगहों से सुना। पीएम मोदी ने कहा कि आज एनसीसी दिवस है। मैं स्वयं ही एनसीसी का कैडेट रहा हूं। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना प्रदान करती है। जब भी कहीं आपदा होती है तो वहां मदद के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद होते हैं। आज एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज जींद पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम के कार्यक्रम को सुना और फिर एकलव्य स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल भी हुए। हम उसी कार्यक्रम की तस्वीर दिखा रहे हैं जब नायब सिंह सैनी आज जींद पहुंचे थे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। उसके बाद फिर एकलव्य स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। आगे बढ़िए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। यह फिल्म 2002 में गुजरात के गोधरा में ट्रेन में हुई आगजनी की घटना पर आधारित है। उन्होंने लोगों से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। एकता कपूर द्वारा बनाई गई ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हुई थी और इस फिल्म की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह ने भी सराहना की है। इससे पहले द साबरमती रिपोर्ट फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता विक्रांत मैसी ने सीएम धामी से मुलाकात की। अयोध्या से 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज़्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई और इस पर कई प्रकार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करी। लेकिन अब हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मैसी जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में ये घटना क्या थी। और अर्बन नक्सल जो मीडिया है, उस मीडिया ने किस प्रकार से एक जो घटना थी उसको झूठ के रूप में प्रचारित किया गया, उसको अन्य मोड़ दिया गया। छुट्टियां मनाने शिमला आए कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को दिन भर छराबड़ा में रहे। दोनों ने छराबड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा के घर में दिन भर आराम किया। वो महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य स्थानों पर जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम का फीडबैक लेते रहे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से फोन पर चर्चा की और प्रियंका गांधी वाड्रा को जीत की बधाई दी। प्रियंका वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट से भारी अंतर से चुनाव जीता है। गांधी परिवार का ये निजी दौरा है। सोनिया और राहुल गांधी के करीब एक सप्ताह तक शिमला में रुकने का कार्यक्रम है। अब चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गोरखपुर में एबीवीपी का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम योगी ने शिरकत की। यहां सीएम योगी ने कहा कि युवा सोच और तकनीक दोनों देश के मजबूत स्तंभ हैं, दोनों देश को मजबूत कर सकते हैं।
ये कहा कि कुछ लोग धर्मांतरण का षड्यंत्र कर रहे हैं। प्रतिभा किसी मजहब की मोहताज नहीं है। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने अपने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए। इसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक उनका आशीर्वाद लिया। आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं।